जैसे मैं देख रहा हूँ जो कि आज सभी भोजनावकाश में है क्या, अभी तक आए नहीं है क्या? श्रूयते महोदय, ध्वनि न श्रूयते श्रूयते न वा इतः तु सम्यक् अस्ति, श्रूयते न वा? खाली है। उन्होंने बोला था कि इसमें वो उधर कोई इशू है क्या? हाँ, अत्र ध्वनिः श्रूयते महोदय। सम्प्रति श्रूयते? किञ्चितमेव श्रूयते। इतना तो सम्यक् आवाज अस्ति। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज तो इधर से ठीक है। अब थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। उधर स्पीकर एक बार चेक करिए। हाँ चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो अपने सामर्थ्य से ही बोलेंगे। सम्यक् अस्ति ना? यथा अहं पश्यामि सर्वे भोजनावकाशे वर्तन्ते वा? अभी तक मैं देख रहा हूँ भोजनावकाशे किञ्चित् विलम्बेन जातं, तस्मात् कारणात् सर्वे न आगताः और मन्ये अधुना 15 निमेषाभ्यन्तरे एव समागमिष्यन्ति सर्वे। 5 निमेषे एव सर्वे आगच्छन्ति। चलतु तर्हि वयं प्रारम्भं कुर्मः। अस्तु, पुनः एकवारं सर्वेषाम् अत्र स्वागतं वर्तते खलु। ह्यः यत् किमपि अस्माकम् अधीतं तदाधारीकृत्य एव अद्य पुनः तस्य आलोडनं भविष्यति, एवमेव तस्य प्रायोगिकपक्षस्य चर्चा भविष्यति। सामान्यतया यत् किमपि सैद्धान्तिकरूपे ह्यः अस्माभिः दृष्टः तदाधारीकृत्य एव अद्य कक्षा भविष्यति। यहाँ पर जो भी भोजनावकाश में है वो भी आ जाएंगे। हम धीरे धीरे कक्षा को आगे ले चलते हैं। कुछ है? यहाँ रहेंगी वो, छुट्टी वहां थी इसके। अरे तो इसके लिए उनको लेटर देना है, वो आएंगे बस। ठीक, हाँ स्लाइड एक बार कंफर्म करेंगे। स्लाइड दिख रहा है? हाँ स्लाइड दिख रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे कोई? हाँ दिख रहा है। ठीक ठीक है। तो कल जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें हम लोगों ने कुछ पृष्ठभूमि परक चर्चा करते हुए आगे बढ़े थे, और तकनीक की जो हमारी उपादेयता है, उसके प्रति जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसकी हमने चर्चा की थी। और इसके साथ ही हम आगे बढ़े थे आईसीटी के जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको देखते हुए, शिक्षा क्षेत्र में जो उसकी आवश्यकता है इन सबको देखते हुए, भारतीय विद्या की जो व्यापकता है, इस सब से आगे बढ़ते हुए हम लोग आए थे जो कि शोध कार्य जब हम कर रहे हैं तो वहां पर जो टूल्स की आवश्यकता होती है उसके लिए अलग अलग बिंदु हमने ध्यान दिया था, जिसमें कि प्रथमतः जो चर्चा हम लोगों ने की थी, इस स्लाइड पर हम लोग थे कल, जो कि एक शोध बिंदु जो हम लोग शोध शीर्षक जो तय करते हैं उसके लिए हमें किस किस टूल की जरूरत होती है, किस तरह से हम कार्य करते हैं, इसको लेकर के हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसके साथ ही साथ प्रविधि पर चर्चा हुई थी, जो कि हम लोग अलग अलग प्रविधि को लेकर के जो शोध कार्य करते हैं उनके संदर्भ में हम लोगों ने एक सामान्य चर्चा प्रस्तुत की थी। आगे हम लोग जो देखेंगे इसको विस्तार में देखेंगे। अभी
जब हम शोध की बात करते हैं तो ये क्रम आप सभी जानते ही हैं। विषय चयन होता है, विषय का अध्ययन करते हैं, सामग्री संकलन होता है, प्रारूप निर्माण होता है, अलग अलग एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के तहत आप शोध के कार्य को आगे ले जाते हैं। कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें था जो कि अनुसंधेय विषय जो है उसकी बात हो रही थी और उसके लिए कौन कौन सा टूल्स हो सकता है उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग अभी इसी को विस्तारित करेंगे और यहाँ पर आकर के देखेंगे हम लोग जो कि इसके व्यावहारिक पक्ष और फिर आकर के तकनीकी पक्ष पर। तो हम साक्षात अभी आ जाते हैं क्योंकि हमारा समय उसी क्रम से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो पूर्ववर्ती जो स्लाइड्स हैं उनको हम सामान्य रूप से जल्दी से आगे बढ़ेंगे और मूल रूप से हम लोग आ जाएंगे प्रायोगिक पक्ष पर। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे ये अलग अलग जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से आप सभी परिचित होंगे ही, क्योंकि आप विषय चयन करते हैं वहां पर भी आपको टूल्स की आवश्यकता होती है, जो किस तरह से आप विषय चयन में आपको कौन कौन से टूल्स आपके लिए मददगार होंगे। फिर उस विषय का जो अध्ययन करते हैं, जो एक सर्वे करते हैं, जो कि किस तरह का कार्य हुआ है, कैसे हुआ है, उसके लिए भी हम लोग कल चर्चा की, आप लोगों ने बताया भी था। इसके बाद उसी के क्रम में जो सामग्री जो संकलन करते हैं उसके लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। फिर आप प्रारूप एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, जो अभी हम प्रारूप भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपको बताएंगे जो कि ये जो प्रारूप है इस तरह से अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा एक सहज हो जाता है। इसके साथ साथ फिर लेखन कार्य शुरू करते हैं, फिर उसका पुनरावृत्ति करते हैं, फिर आप प्रूफ रीडिंग आदि कार्य करते हैं और फाइनल संपादित करके आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं जो कि हाँ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें आप सभी इससे परिचित हैं ही। ये बात मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से क्योंकि ये जितने भी स्टेप्स हैं हर एक स्टेप में आपको अलग अलग जो टूल्स हैं वो आपके लिए उपादेय होते हैं। जब आप चर्चा करने लगे, देखने लगते हैं तो आपको लिस्टिंग करनी चाहिए जो हम इन स्तरों पर ये टूल यूज कर सकते हैं, उपकरण हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद ये कैसे अनुसंधेय विषय को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद सामग्री के लिए आपका किस तरह से उनका चयन करते हैं, किस तरह से उसका अध्ययन करते हैं, जैसे पुस्तकालय सूची कैटलॉग जो होता है, फिर ग्रंथ सूची लेते हैं, फिर आपके जो प्रशिक्षक होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं उनसे जो सुझाव आपको प्राप्त होता है, फिर प्राथमिक और द्वितीयक जो है उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, जो जर्नल्स जो है उनको लिस्टिंग करते हैं, बुक्स जो होते हैं उनको लेते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। इसी तरह है जो कि ग्रंथ सूची कार्ड जो है, हालांकि अब इसका क्रम अलग हो गया है क्योंकि आप उस तरह के कार्ड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद होता है जो कि उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर आप नोट्स तैयार करके एक सिस्टम को अपनाते हैं, फिर जाकर के आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं जो कि विषय को समझते हैं, फिर किस तरह का विषय आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिस फील्ड में आप हैं उनको लेकर के, फिर उसके बाद शोध का जो उद्देश्य है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, फिर परिचय प्रस्तावना आदि आप तैयार करते हैं जिसमें कि उसकी पृष्ठभूमि जो है उसको वहां पर प्रस्तुत करते हैं, फिर इसी तरह जो शब्द हैं उनकी अगर कोई इस तरह की अवधारणा है उनको डिफाइन करते हैं, फिर आपका जो विशिष्ट उद्देश्य होता है उसको आप इंडिकेट करते हैं, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं आप मूल प्रभाग जो आपके शोध का है, चाहे आप शोध पत्र लिख रहे हैं या MA डिसर्टेशन लिख रहे हैं या PhD थीसिस लिख रहे हैं, जो भी आपका है वो रिस्पेक्टिवली आप उस तरह से अपने रूप का जो है उसको आप प्रस्तुत करते हैं, फिर स्रोत जो है उनको अपने शोध कार्य में उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर स्रोतों पर जो आपने चर्चा किया है उसको आप उसमें स्थान देते हैं, फिर आगे चल करके विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, फिर सामान्यीकरण करके आप एक उसका आउटकम क्या होगा उस पर चर्चा आते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं जो कि सभी पक्ष पर दृष्टिपात करते हुए परिचय, उसका जो तार्किक प्रवाह आदि जो है ये सभी देखते हैं। ये बात मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं आपसे बार बार क्योंकि हम जब भी अब टूल्स की बात आगे अभी कर रहे हैं उनमें हम इन बातों को ध्यान रखें क्योंकि इसी आधार पर हम उनका संकलन करें, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम
इनको नहीं समझते, तुम्हारे पास टूल्स अनंत होंगे। अभी हम लोग देखेंगे जो कि आपको इस तरह के वेबसाइट्स जो आपके लिए उपादेय होंगे, टूल्स जो हैं, एंड्रॉयड ऐप जो होंगे, ये आपके लिए बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनमें आप किसको आप कितना इंपॉर्टेंस देंगे, इस पर बात करेंगे। ये चीज महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ये 4 बजे करीब में बात करते हैं आपसे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब आते हैं जो कि इसकी व्यावहारिक पक्ष जो है उसको एक बार हमें देखना होगा। व्यावहारिक पक्ष में मूल रूप से क्या है कि जब भी हम कोई भी शोध कार्य करें तो अनिवार्यतया हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही हम कार्य करें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बात करने लगते हैं तो वहां पर हम इन बातों को भूल जाते हैं। बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको इस तरह के वेबसाइट्स मिलेंगे जहां पर वो चर्चा तो कर रहे हैं भारतीय ग्रंथों की या भारतीय ज्ञान परंपरा की, लेकिन वो जो उनकी दृष्टि जो होती है वो पाश्चात्य दृष्टि होती है और वो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना पसंद करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा जो कि आप जिस पृष्ठभूमि से हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं एक बताता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जैसे शालिग्राम को लेकर के एक शोध कार्य प्रारंभ हुआ, बहुत महनीय व्यक्ति उन्होंने प्रारंभ किया, और शालिग्राम के संदर्भ में जो चर्चा हुई वह जन जन के से जुड़ा हुआ है। वहां पर क्या हुआ कि शालिग्राम का जो शोधपरक जो उनका निर्णय हुआ, जो उन्होंने चर्चा की, उसमें और जो वर्तमान समय में जो व्यवहार में पूजन होता है, आस्था की बात का संदर्भ है, वह बिल्कुल पृथक था। क्योंकि उन्होंने जो शोध कार्य किया वह कोड़े अपने शोध पर अवलंबित रहे और व्यवहार को ध्यान नहीं दिया, भारतीय संस्कृति को ध्यान नहीं दिया, वह आस्था से अनुस्यूत है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या होता है कि फाइनली वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है। ये मूल रूप से इनका ये है। तो ये चीज है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने व्यावहारिक संदर्भ में इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक तो ये चीज हो गया। दूसरा हम कह रहे थे जो कि उसके साथ साथ इसका जो तकनीकी पक्ष है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम आपके पास जो जिस विषय वस्तु को लेकर के चर्चा करना था वहां पर धीरे धीरे अब हम पहुंच रहे हैं। और इतना जो हमने चर्चा किया वो मूल रूप से वही था जो कि आप अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। जो हम चर्चा करने हम जा रहे हैं वह इसमें बहुत कुछ होगा जो आप पहले से परिचित भी होंगे, कुछ होगा जो कि हम आपसे चर्चा भी करेंगे। तो जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए एक साधन के रूप में होता है जब भी आप शोध कार्य प्रारंभ करते हैं, उसमें होता है जो कि एमएस वर्ड की बात करते हैं आप। और लगभग आप सब में से जितने भी हैं सभी इससे परिचित होंगे, या कोई अगर उबंटू यूज करते होंगे, लिनक्स यूज करते होंगे, तो आप लेटेक्स जो है उसका यूज करते होंगे। तो चूंकि कल जैसी चर्चा हुई थी, आप लोगों में से अधिकांश जो है वह विंडोज जो है वो ओएस यूज करते हैं, इसलिए हमने एमएस वर्ड पर मैंने फोकस किया और अपने स्लाइड को उसी तक सीमित रखा। नहीं तो लेटेक्स जो है वो भी परफेक्ट है हर दृष्टि से, जैसे कि आपका मैथमेटिकल हो या फिर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं, या वो बहुत ही बेहतर तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर लेटेक्स का यूज करते हैं आप। अन्यथा आपका एमएस वर्ड जो है सभी आप परिचित हैं और एमएस वर्ड पर ही आप लोग यूज ये अभ्यस्त हैं। तो इनमें मैक्सिमम कार्य जो है आपका वह बहुत आसान कर देता है, अधिकांश कार्यों को यह बहुत ही सरल सहज रूप में कर देता है। आप लोग हमें लग रहा है कि आप इस सबसे परिचित भी होंगे जो जो बातें मैं कर रहा हूँ। जैसे हम पहली चर्चा कर रहे हैं जो कि जैसे हम विषय अनुक्रमणिका बनाते हैं, ये कोई भी शोध कार्य आप करते हैं तो अनिवार्यतः आपको विषय अनुक्रमणिका तैयार करना होता है। विषय अनुक्रमणिका के साथ आप उसमें जो उसका टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो डालते हैं। जैसे चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 1 के अंतर्गत आपने एक टॉपिक डाला,
टाइटल डाला, फिर सब टाइटल डाला, उसके बाद फिर उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हुआ। अब ये इस तरह से आपने तैयार किया। अब क्या होता है कि जब आप विषय अनुक्रमणिका बनाने लगते हैं तो वहां पर आप डालते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 के बाद उनका अध्याय का नाम ये रहेगा, अध्याय में ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स इस पेज पर हैं। तो जब आप ये देखने लगते हैं तो अनिवार्यतया आपको एक समस्या ये होती है जो कि पेजिंग आप किस तरह से करेंगे और उसका लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों के लिए ये उपादेय होगा। ये हमारे लिए हमारी एक डिजिटेशन एक हमारे स्टूडेंट की थी, उसी को लेकर के हमने यहाँ पर आपको ये दिखाने का प्रयास किया। जैसे आप विषय अनुक्रमणिका आप तैयार आपने किया तो आप इस तरह से क्या करते हैं, क्योंकि पेज नंबरिंग आपको देना होता है, ठीक है। जैसे अध्याय आपने दिया, प्रथम अध्याय हो गया, फिर द्वितीय अध्याय आपने दिया, द्वितीय अध्याय का नाम दे दिया, फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हो गए वो आपने दिया, ठीक है। ये आप अलग अलग देते चले जाते हैं और उसके साथ साथ पेजिंग भी आप डालते हैं। तो आप लोगों में से अधिकांश इससे परिचित होंगे जो कि कैसे ये डाला जाता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप 50 बार आप इसको एडिट करते हैं और जब एडिट करते हैं तो पेज नंबर इधर से उधर होता है। मैन्युअली अगर आप पेज नंबर देना शुरू करें तो आपके लिए एक बहुत ही कष्टप्रद ये हो जाता है। तो आप करते क्या हैं, जो कि आप लोग सभी देख रहे होंगे, स्लाइड हमें लग रहा है कि दिख रहा होगा। इसमें जो परिचित हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो परिचित नहीं है उनके लिए है ये तो हो गया जो कि हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो भी उसमें भी सेम इसी तरह का होगा। एक एग्जांपल मैंने उसका भी रखा है, दोनों आपके लिए उपादेय हो सकता है। दूसरा, हाँ, कैसे ये वाला, उसमें भी इसी तरह का है। इसमें भी पेजिंग अगर आप करते हैं तो हाँ, इसमें भी इसी तरह सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक डिजिटेशन है। तो अब इसको किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सहज है, आपको जरा सा भी कष्ट नहीं होगा इसमें। जो जानते हैं उनके लिए और भी सहज लगेगा और जो नहीं जानते हैं उनको आनंद भी आएगा। तो उसके लिए सीधा सा आपने यहाँ पर क्या किया है, जो कि रेफरेंस में आप जाते हैं। रेफरेंस में जाकर के जो भी जिसको भी आपको इंडिकेट करना होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये दिया है, प्रथम अध्याय दिया है, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये करके दे देते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये भी है जो कि आप यहाँ पर जो होम में ही जाकर के जो ये हेडिंग का है इसके आधार पर भी आप सेटिंग करते हैं। लेकिन ये थोड़ा आपके लिए ये टफ पड़ जाता है। 4 बजे के बाद करो, 4 बजे के बाद, ठीक ठीक। तो ये जो होता है आप इधर से हेडिंग सब हेडिंग के आधार पर इधर यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ना करके हम आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें करिए तो आपके अंडर कंट्रोल रहेगा और एक साथ ही आप सबको देख पाएंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कर दिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर लिया आपने, ठीक है। आपने हेडिंग दे दिया, फिर जैसे इसमें भी अब देखिए इसमें पहले से लेवलिंग किया हुआ है। अब लेवलिंग जो किया हुआ है इसमें आप देखिए जो कि कौन सा किस लेवल पर है, लेवल 1 पर है ये, ठीक है। अब लेवल 1 पर है, उसके अंतर्गत जो आएगा लेवल 2 रहेगा, उसके अंतर्गत जो रहेगा लेवल 3 रहेगा। और जब आप फाइनल यहाँ पर ये करने लगेंगे तो यहाँ पर चूंकि पहले से किया हुआ है, अगर आप नए सिरे से करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पर जाएंगे और इसमें जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से आप इसको रखेंगे। और जब एक बार आपने कर लिया और बाद में आप संशोधन करते हैं तो बस यहाँ से जाकर के आप अपडेट करते हैं, अपडेट एंटायर टेबल, और इसको क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जहां जहां जो है उसको उस हिसाब से व्यवस्थित कर देता है। अब उदाहरण के लिए मैं एक चेंज करता हूं कहीं पर, जैसे इस हेडिंग के बाद हमने 3-4 पेज गैप दे दिया ताकि आपको दिख जाए जो कि पेज नंबर में अंतर आ रहा है इसमें। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आए और इसके बाद अपडेट किया। अपडेट करने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी आपका पेज नंबर 5, 8, 9, 11 चल रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली, अर्थात आपने 24 के बाद उधर चेंज किया था, ये
हाँ देखिए, ये 11, 12, 16 चल रहा है, और जो ही आपने इसको अपडेट किया तो 11, 12 जो है ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पूरे को कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि वो जो एक समस्या होती है जो कि पेज नंबर चेंज हुआ, तो अब इसको हम कैसे सेट करें, ये आपको बार बार नहीं करना होता है। उसके बाद दूसरा ये होता है जो कि आपको कभी भी अलग से ये विषय सूची आपको नहीं बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है कि आप लोगों में से सभी इसको समझ चुके होंगे, वैसे आपसे पहले से भी परिचित होंगे। तो ये क्लियर है? एक बार हैंड रेज करके आप लोग बताएंगे। हैंड रेज तो वहां पर सही में हैंड रेज करना पड़ेगा। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछेंगे, अन्यथा हम ये मानकर चल रहे हैं जो कि आपने इसको पहले से भी समझा होगा, और जो जिन्होंने नहीं समझा होगा वो अभी आपने समझ लिया होगा। कोई किसी को अगर कोई दिक्कत हो इसमें, क्योंकि ये रेफरेंसिंग वाला ये जो विषय सूची जो बनाते हैं, ये आपका प्राइमरी है, इसको इसकी जरूरत आपको होती ही है। तो आप एमएस वर्ड में जब बनाते हैं तो अनिवार्यतया, या फिर आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, वहां भी आपको हेडिंग सब हेडिंग करना होता है, स्टार्टिंग में दिखाना होता है। अर्थात अधिकांश जो भी कार्य करेंगे, कहीं बुक की बात करेंगे तो वहां भी आपको तैयार करना होता है। तो ये जो लेबलिंग है वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप एमएस वर्ड में करते हैं, और इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है जो आपको अलग से तकनीक का कुछ गुण सीखना पड़ेगा, ये आप आसानी से आप कर सकते हैं। तो इतना तक ठीक है? इससे आगे हम लोग चलें या फिर कुछ समस्या है? और आप लोग अध्यापक हैं, एकदम जीवंत दिखिए, एकदम लग रहा है जो बिल्कुल भोजन की उसके बाद नींद आ रही है, तो एक्टिवनेस होना चाहिए। तो ये क्लियर है? चले आगे, कोई एक व्यक्ति तो कंफर्म करिए। मेरी आवाज जा रही है वहां तक? हाँ, माइक तो कोई उठा रहे हैं। अरे आप ही बता दीजिए, सबके सबके बदले आप ही बता दिया करिए। अच्छा, माइक को ऑन करना पड़ेगा। हाँ, आगे आगे बढ़िए जल्दी। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है जी, चेहरा तो नहीं दिख रहा है। चेहरा यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, इतनी दूर आप लोग बैठे हुए हैं। वो होता है ना अति दूरात सा, वही वाली बात है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा हमें देखना था, इसमें हमने और क्या बिंदु रखा था, ये तो ये विषय अनुक्रमणिका को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, हम फिर उससे स्लाइड में आ गए। इसमें आपको हेडिंग, सब हेडिंग ये देना है। अब इसके साथ साथ जो टेबल आप देते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, टेबल तैयार किए और वहां पर ऊपर या नीचे कुछ लिख डाले और आगे बढ़ गए। तो ये भी एमएस वर्ड के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं जो कि कैसे हम टेबल तैयार करते हैं। मैं एक देखता हूं जो कि टेबल का एग्जांपल जो हमारे पास है वो मैं टेबल का और फिगर का, ये दो हमें अभी देखना पड़ेगा। टेबल कहीं चलिए, टेबल का भी देखते हैं। एक हिंदी वाले में उदाहरण आता है तो चलिए इसमें देखते हैं। तो ये अब टेबल का कैसे हम यहाँ पर करेंगे, उसके लिए भी अपने पास एमएस वर्ड में ही वो सुविधा है। कोई टेबल यहाँ पर अगर हो तो ठीक है, नहीं तो टेबल बना लेंगे और क्या होगा। चलिए, नहीं है टेबल तो हम यहाँ पर टेबल एक बना ही लेते हैं। कोई टेबल तो कोई तो हुआ होगा, इसको यहीं पर ले लेते हैं। मान लेते हैं हम उपसंहार से पहले यहाँ पर एक हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल हमने इंसर्ट किया यहाँ पर, ये सब तो बेसिक है, आप लोगों ने
चर्चा किया ही होगा, देखा ही होगा। अब टेबल हमने यहाँ पर तैयार किया। अब इसमें टेबल के लिए हमें तैयार करना होगा, जो कि उसको किस तरह से हम उसके लिए लेबलिंग करेंगे। तो क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो हम कैप्शन जो देते हैं, ये तो इस फिगर के लिए हो गया। गया रेफरेंस में, हाँ अच्छा। ये इसका जो टेबल बनाएंगे, फिगर्स जो हमारे हैं उनके लिए जो हम टेबल बनाएंगे, उसके लिए भी हमें देना पड़ेगा। पहले तो एक फिगर का देखते हैं, क्योंकि फिगर में हम किस तरह से डालते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो आप वैसे दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि बाद में जब आप संख्या बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसमें आकर के आपको इशू होता है। जैसे आपने यहाँ पर फिगर दिया, कोई भी फिगर इसमें से हम ले लेते हैं। जैसे आपने यहाँ से फिगर दिया एक, ठीक है। अब हम करते क्या है, जो कि यहाँ पर गए, ये रेफरेंसिंग पर, यहाँ पर कैप्शन हमने यहाँ पर दिया। तो कैप्शन देने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, इसी में आपको दोनों मिलता है, टेबल के लिए भी, फिगर के लिए भी। तो अगर आप फिगर के लिए दे रहे हैं तो आप फिगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप नंबर डालते, ये करते हैं, ये किस तरह का स्टाइल आप लेंगे वो आपका डालेंगे। यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिगर 13 यहाँ पर शो किया। और वहीं पर आपको इसका नामकरण भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर आपने डाल दिया, जो कि मान लेते हैं शकुंतला, मान लीजिए इसका आपने टाइटल दिया शकुंतला। आ जाओ, शकुंतला, मान लीजिए नाम आपने जो भी आप XYZ में जो भी नाम देंगे, ये आपने नाम दिया। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाइए। फिगर 13 तो हमने पहले जो दिया था वो है, ठीक है। जो भी आप देंगे यहाँ पर नाम, कुल मिलाकर के आप यहाँ पर जाएंगे, कैप्शन में जाएंगे आप, फिगर ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग कर लेगा, वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आप नाम डाल देंगे और इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा वहां पर। तो इसमें भी क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो आप यहाँ पर लिस्टिंग करेंगे, जैसे आपने, जैसे इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं, टेबल ऑफ इंडेक्स जो बना रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर फिगर के लिए भी आपको बनाना पड़ेगा। फिगर के लिए जैसे यहाँ पर बनाया गया है, जैसे फिगर के लिए यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप जो जो फिगर यूज किए हैं वो एज इट इज यथावत रखा रहेगा। जैसे हमने बीच में छेड़छाड़ की, इस तरह से दिखा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहां पर दिखेगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये टोटल आपको दिखेगा, और साथ साथ पेज नंबरिंग भी दिखेगा। तो जैसे आपने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में अर्थात विषय अनुक्रमणिका में आपने किया, उसी तरह इसमें भी होगा। सेम इसी तरह आपका टेबल जो बनाएंगे, टेबल में भी वही चीज आएगा। और दूसरा ये रहेगा, जो कि विषय अनुक्रमणिका, और इससे जो कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने किया, ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंचाएगा आपको, ठीक है। ये भी रहेगा, हाइपरलिंक जुड़ा रहेगा इसके साथ। इसी तरह फिगर में भी, क्योंकि जो उसको एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है, उसके लिए भी थोड़ा आसान रहेगा। मान लीजिए हमें फिगर 12 दिखना है, तो ऑटोमेटिकली आप क्लिक करिए, पहुंच गया फिगर 12 के पास, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विषय अनुक्रमणिका के लिए आपने चयन किया, यहाँ से लेवलिंग कर लिया। दूसरा टेबल के लिए या फिगर के लिए, ये यहाँ से आपने किया। अगर आपने टेबल दे रहे हैं तो टेबल का अलग बनेगा, फिगर दे रहे हैं फिगर का अलग बनेगा, इक्वेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन का अलग बनेगा। तो ये 2-3 चीज जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। मतलब एक तो विषय अनुक्रमणिका तैयार करना, दूसरा टेबल,
तीसरा फिगर, क्योंकि इसकी जरूरत लगभग आपको होती ही है अलग अलग संदर्भों में जब आप प्रयोग करते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं जो कि एक होता है रेफरेंसिंग स्टाइल, रेफरेंस जो आप यूज करते हैं। तो रेफरेंस यूज करने के लिए फिर हम वहीं पर आ रहे हैं। रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, जो कि आप फिर एमएस वर्ड में ही आप जाइए। एमएस वर्ड में आप देखते हैं जो कि आपने कोई भी जहां भी आप रेफरेंस डालना चाह रहे हैं, मान लीजिए इस जगह पर हमें रेफरेंस डालना है, ठीक, रेफरेंस डालना है यहाँ पर हम रेफरेंस डाल रहे हैं। तो रेफरेंस में आप गए, रेफरेंस में जाने के बाद एक तो आपका होता है जो कि यहाँ पर जाकर के साइटेशन आपने यूज किया। अभी तक आप मान लीजिए पहला बुक उसमें ऐड करना चाहते हैं कोई, तो यहाँ पर आप गए, यहाँ पर जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपसे पूछ रहा है जो कि आप जो रेफरेंस देना चाह रहे हैं वो क्या है, बुक है या बुक सेक्शन है या जर्नल है या आर्टिकल है कहीं पर, या फिर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट किसी वेबसाइट का है, या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कुछ है, आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है। मतलब जिस तरह जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं रेफरेंस के लिए, ये लिस्टिंग यहाँ पर किया गया है, आप उसी को ऑप्ट करेंगे। मान लेते हैं जैसे सबसे ज्यादा उपयोग होता है ग्रंथ का, तो हमने बुक लिया, ठीक है। अब बुक जो ही लिया तो फिर आ गया जो कि आप इसमें लैंग्वेज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर हमने हिंदी और अंग्रेजी दो रखा है, आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट दे दीजिए तो अपने आप ये रखेगा। उसके बाद आप ऑथर का नाम देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम देते हैं डॉक्टर विपिन कुमार झा, मान लेते हैं हम यहाँ पर ऑथर का नाम ये दिया। इसमें ग्रंथ एक मैं दे देता हूं, जैसे महाभारत एक परिचय मान लेते हैं हम, ये हमने दे दिया। ईयर 2020 में मान लेते हैं जो कि ये पब्लिश हुआ है। सिटी इसका मान लेते हैं लखनऊ है। इसके बाद पब्लिशर जो है मान लेते हैं चौखंबा है। मान लेते हैं इतना ही करें। अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से आप देना चाहते हैं तो इसके लिए और भी ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास, तो आप इतना कुछ एंट्री इसमें दे सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप मिनिमम अगर यूज करना चाहते हैं तो इतना आपको देना ही देना है। इसमें एक और हो जाता है जो कि कॉर्पोरेट ऑथर। तो कॉर्पोरेट ऑथर आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट ऑथर होता है जैसे संस्थान से कोई ग्रंथ छप रहा है, तो पदेन वाइस चांसलर का नाम आप देते हैं, कुलपति का नाम देते हैं जो कि प्रधान संपादक हैं या प्रधान ये लेखक में या अन्य तरह से जो संपादित होता है तो मुख्य संपादक आदि जो देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ऑथर, उनके लिए यहाँ पर सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इस तरह से डाल सकते हैं। इसको जो ही हम ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे दिया गया। अब इसमें क्या हमारे लिए फायदा क्या होता है, मैनुअल और इसमें दोनों में अंतर जो होता है वो ये है कि जो ही आपने ये दिया तो यहाँ पर किस तरह से आपने दिया है, तो यहाँ पर एपीए स्टाइल में दिया है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एपीए स्टाइल में दिया, कहीं पर कहा जाएगा नहीं हमें एमएलए स्टाइल में आप भेजेंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं या ऐसे यहाँ पर कर्सर रखे, आप यहाँ पर गए और दिए जो नहीं हमें हम एमएलए स्टाइल में, जो स्टाइल आपको पसंद आता है या जो कहा गया है उस स्टाइल में देंगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे इसको आपने दे दिया जो कि हमें एमएलए स्टाइल में दीजिए, तो एमएलए स्टाइल में इस तरह से रेफरेंसिंग हो गया। तो ये पूरा जितने भी हैं टोटल में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। अब इसके साथ साथ ये भी होता है कि मान लीजिए दूसरा आपने देना चाहा, तो जो ग्रंथ आपने पहले प्रयोग किया है वो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा, वो सेव होगा। जो ही आप ये करेंगे तो देखिए ये बुक ऑलरेडी सेव हो चुका है इसमें। अगर कुछ नया आप करना चाहते हैं, दूसरा देना चाहते हैं, तो फिर से आप दीजिए। ये ग्रंथ के लिए हो गया। मान लीजिए बुक सेक्शन के लिए देंगे तो अलग इसके लिए एंट्रीज रहेगी। उसके बाद जर्नल आर्टिकल है तो उसके लिए अलग रहेगा। अगर इसके साथ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आप देते हैं तो उसके लिए ये इनको चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये इस स्टाइल का उपयोग करते हैं, अर्थात ये एमएस वर्ड का यूज करते हैं, तो आप बिना किसी त्रुटि के आप रेफरेंसिंग का कार्य संपादन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा कि लास्ट में ऑटोमेटिकली ये बिब्लियोग्राफी बना लेगा। मान लीजिए आपने रेफरेंस दिया और यहाँ आकर के आपका जो वर्क है वो खत्म हो रहा है, अब आपको रेफरेंस डालना है अर्थात बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर
लिस्टिंग करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करते हैं। आप बिब्लियोग्राफी का आप किस तरह से देना चाहते हैं, मान लीजिए बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, वर्क साइटेड जो भी देना है, आपने क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पूरा ले लिया। ठीक है, अब आपको अलग से बिब्लियोग्राफी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्टाइल चेंज करते हैं, फिर तो स्टाइल चेंज करेंगे तो बिब्लियोग्राफी में भी ऑटोमेटिकली स्टाइल वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए वहां पर झा कॉमा डॉक्टर विपिन कुमार दिखा रहा है, हम एपीए स्टाइल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। तो ये आपके लिए थोड़ा एक सहज हो जाता है, और एक बार आपने तैयार कर लिया ये, तो जितना रिसर्च वर्क करेंगे आपको अलग से बार बार देने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात एक बार आपने अपने वर्ड फाइल में तैयार कर लिया, मान लीजिए 500 बुक्स का आपका हो गया, तो लाइफ टाइम आप उसी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपको बार बार एंट्री वहां पर देने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि इसमें मेंडले की अभी मैं चर्चा करूंगा। वहां पर मेंडले की बात करते हैं 4 बजे के बाद। मेंडले की चर्चा करूंगा मैं आगे चल करके। तो मेंडले अगर ये हो जाता है तो क्या होगा कि वहां पर जब आप ये रेफरेंसिंग स्टाइल साइटेशन की बात करेंगे आप, तो वहां पर क्या होगा कि एक इतना जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है इतना और बढ़ जाएगा मेंडले का। वहां पर ये पूछेगा क्योंकि ये जो आप देना चाह रहे हैं वो बुक कहाँ से लेना चाहते हैं, आप मैनुअल कुछ देना चाह रहे हैं या मेंडले से लेना चाहते हैं। मेंडले प्लगइन इसमें इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेंडले के पास जितना होगा बुक, उस बुक को ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। बुक हो, रिसर्च पेपर हो या अन्य जो भी आइटम वहां पर अवेलेबल रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डिफरेंसिंग डिटेल्स ले लेगा। ये जो यहाँ पर आपको अलग से देना पड़ रहा है, यहाँ पर जो देना पड़ रहा है, ये आपको ऑटोमेटिकली वहीं से ले लेगा। आप केवल 2 अक्षर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पर लिस्ट दिखाएगा, क्लिक करेंगे, पूरा डाटा ले लेगा और डाटा लेने के बाद ओके कर दीजिए, हो गया, खत्म। ठीक है, इनको करके ऐसे ही नहीं सारा सब्जेक्ट सब हाँ पूरा ये करके उनको भेज देना है। ठीक है, हाँ, उनको मेल्स भेज देना है। ठीक है। और भेज करके उनको कॉल कर देना है जो कि आपको लेटर चला गया है 30 तारीख के लिए। तो ये चीज एक तरह से अपने लिए बहुत ही उपादेय होगा। तो ये रेफरेंसिंग वाला क्लियर हुआ, एक बार हमें स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही सहज है। लगभग आप सभी इस पर वर्क किए ही होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में जिसकी आवश्यकता है वो हम प्रयास कर रहे हैं जो कि आपको बता सकें। क्लियर है? एक व्यक्ति कोई कंफर्म करेंगे? अच्छा, इनका एक्सरसाइज हो जा रहा है, वहां से नहीं काम कर रहा है क्या? हाँ, हो गया। क्लियर है? जी जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला विषय वस्तु हम देखें इसी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एमएस वर्ड में हम लोगों ने ये सब देख लिया, इसी पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद पीपीटी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में आता है। हम अभी पीडीएफ पर भी आएंगे, एक्सेल पर भी आएंगे। वरीयता के क्रम में अगर देखा जाए तो पीपीटी एक अपने लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में आ जाता है, खास करके जब शोध कार्य आप करते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो कुछ है उसको अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, जो कि आप अपनी बातों को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे उसके लिए एक आधार वो बनाता है। क्योंकि होता क्या है कि आप एक विषय पर बहुत कुछ जानते हैं, और अगर आप उसको अपने
अभिव्यक्ति की जो एक श्रृंखला है उसको एक रूपता के साथ नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो आप एक सीमित समय में सभी विषय वस्तु को नहीं रख पाएंगे। तो उस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा ये होता है कि एक दृश्य सामग्री के रूप में एक अच्छा होता है, और इसको आप अलग अलग तरीके से आप बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आप इमेज हो या वीडियो हो, इस तरह से मल्टीमीडिया का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल तो अलग अलग जो एआई का उपयोग है उसके माध्यम से और भी सहज और सरल तरीके से इसको आप तैयार भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो एक तो उसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, पीपीटी आप सभी परिचित होंगे ही, लेकिन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एक तो होगा जो कि इंसर्ट का जो है ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि सॉरी रीयूज का जो आपने पहले बनाया है पीपीटी उसको आप यथावत प्रयोग कर सकें। तो उसके लिए आप सभी ये म्यूट कर लेंगे, मेरी आवाज इको हो रही है। जैसे आपने पहले पहले बनाया है, पहले जो बनाया है उसको आप रीयूज करना चाहते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर जा करके आप रीयूज स्लाइड में आप जाइए, यहाँ से आप ब्राउज करेंगे और जो भी रहेगा आपका उसमें आप जैसे मान लेते हैं ये पहले का कोई हमारा है, मान लीजिए हम देना चाहें जो कि ये वाला हमें डालना है, तो इसमें दो ऑप्शन है। अगर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का पर क्लिक करते हैं तो जैसे ये है एज इट इज ऐसे आ गया। अगर इसको नहीं प्रयोग हम करते हैं तो होगा क्या कि जो फॉर्मेटिंग आपका चल रहा है उस फॉर्मेटिंग में ये ले लेगा। तो दोनों में ये चीज अंतर आएगा। तो आप इस तरह से रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो आपने पीपीटी बनाया है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के होते हैं जिसमें कि आपको रीयूज करना होता है। जैसे मान लीजिए धन्यवाद का है या वेलकम पेज बनाते हैं, तो ये आपका ऑलरेडी बना होता है, उसको केवल आपको कंटेंट चेंज करने की जरूरत होती है, या फॉर्मेटिंग यथावत आप रखना चाहें, या आपको कोई फॉर्मेटिंग पहले से अच्छा लगता है उसको लेकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। ये रीयूज टैब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इंसर्ट। ऑटोमेटिकली आप जानते हैं जो कि इंसर्ट के माध्यम से आप ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, जैसे आपका ऑडियो के लिए यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सर नमस्ते, मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बात करता हूँ। ठीक ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है सर। तो ये चीज होता है। तो ये इंसर्ट जो टैब है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत कुछ आपको मिलता है जिस पर ध्यान रखना चाहिए, खास करके शोध कार्य जब आप कर रहे होते हैं तो आप एपीएस अर्थात एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार प्रस्तुत करें, या फिर कहीं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं, या अभी मूक्स का कार्य कर रहे हैं, कल से हम लोग चर्चा करेंगे मूक्स पर। तो मूक्स का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे पीपीटी का जितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं वो आपके लिए उपादेय होगा, क्योंकि मूक्स की रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो उसमें आप सिंपल जैसे हम अभी यहाँ पर दिए हैं इस पीपीटी से काम नहीं चलेगा। आप एक अट्रैक्टिव पीपीटी रखें, किस जगह पर कैसा आप प्रयोग करते हैं वो देखना पड़ेगा। इस पीपीटी के साथ एक और महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, जैसे कि नैपकिन है या इस तरह के बहुत सारे एआई के लिए प्रयोग करने के लिए वहां पर दिया गया है। तो आप वहां से ग्राफिक्स जो है वहां से जो उनके डिजाइन अलग अलग जो दिए गए हैं, या फिर पीपीटी के लिए भी आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप कंटेंट देते हैं, वो पीपीटी तैयार करते हैं, या कुछ केवल पीपीटी के लिए है। तो इस तरह के जो एआई का प्रयोग करते हुए आप लेते हैं उसके माध्यम से भी आप रख सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि हम जहां कहीं भी प्रयोग करें वो कॉपीराइटेड ना हो, ये एक ध्यान रखना है। दूसरा हमें यह है कि जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम इफेक्ट जितना बेहतर तरीके से डाल सकें जो सरल सहज लगे और उस विषय वस्तु के साथ वो तारतम्य रखे, तो वो आपके लिए अधिक उपादेय रहेगा। उसको तो इसी तरह फिर डिजाइन जो है, जो कि आप बैकग्राउंड कलर किस तरह का दे रहे हैं या और किस पर्पस के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
हाँ, वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी कनेक्ट होगा, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये पीपीटी के लिए अलग अलग जो टैब हैं उनको लेकर के, तो हमने रीयूज की बात की थी, इसके साथ ही साथ हमने डिज़ाइन जो है उसको लेकर के चर्चा की थी, इसके साथ साथ ट्रांजिशन जो है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। एक जो महत्वपूर्ण इसका पक्ष है वो है टैब है, वो है रिकॉर्ड का। वो रिकॉर्ड आपके लिए ज़्यादा उपादेय होता है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कभी वीडियो बनाते हैं या शॉर्ट वीडियो आपको बनाना होता है, उसके लिए भी ये बहुत ही उपादेय आपके लिए होता है। और ये अभी कनेक्ट हो जाता है, तो मैं आपको उसको टैब के साथ में दिखाता हूँ। उसको रिकॉर्ड करने के बाद अब उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, MP4 में, MP3 में, जिस तरह भी आप चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। तो एक ये है इसके लिए, और उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण है वह है इसका PDF कन्वर्ट करना। वो आप सभी परिचित हैं, जो कि सेव एज PDF करते हैं, और उसमें भी आप अलग अलग तरह से, जो कि किस तरह, कितने स्लाइड्स का, कितने नोट्स का, किस तरह के आप करना चाहते हैं, वो सहजता से आप कर लेते हैं। तो पीपीटी में मुख्य रूप से हम इतना जो एसेंशियल जो है इसकी बात हम करना चाह रहे थे, इससे ज़्यादा इस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी इस पर और अधिक मंथन चिंतन करके आगे बढ़ सकते हैं। 1 मिनट के लिए ये कनेक्ट हो जाता तो मैं थोड़ा सा आपको बता पाता, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले चर्चा में। इसके बाद जो हमारा है PDF को लेकर के, तो PDF, हाँ आ गया, ये भी चलिए कनेक्ट हो गया, मिल रहा है कि एक मिनट। PDF को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मूल रूप से बात ये होता है कि आप किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। एडोब का ही यूज कर रहे हैं तो एडोब किस तरह का आपके पास है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि PDF आपको स्प्लिट करना होता है, कभी मर्ज करना होता है, कभी आप उसका साइज रिड्यूस करना होता है, इस तरह के बहुत सारे कार्य आपको देखने होते हैं, तो इसके लिए उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप इस तरह के का प्रयोग काम करते हैं, हाँ, तो जब आप इसका आप कार्य करते हैं तो वहां पर हाँ, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे रिकॉर्ड को लेकर के। तो रिकॉर्ड को एक थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था, क्योंकि आप इसमें रिकॉर्डिंग में जाते हैं, ये रिकॉर्डिंग में जाकर के अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग आता है, जो कि फ्रॉम करंट स्लाइड या बिगिनिंग, ये आपको ऑप्शन आता है। और उसके बाद जब आप दे देते हैं जो कि फ्रॉम करंट स्लाइड, तो आपको इस स्लाइड से प्रारंभ होता है, जितनी देर आप संवाद करते हैं वो रिकॉर्ड होता जाता है, अलग अलग स्लाइड में वो रिकॉर्ड होगा। और फिर उसके बाद जाकर के आप क्या करते हैं, जब यहाँ पर फाइल में जाकर के यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते सेव इसमें सॉरी मोर में आकर के आप यहाँ पर एक्सपोर्ट में आते हैं, और एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, जो कि इस रूप में क्या कहते हैं, ये क्रिएट वीडियो में आते हैं। फिर जाकर के यहाँ पर फुल HD चाहिए या किस तरह का चाहिए ये आपको शो करता है, और उसके बाद सेव हो जाता है जो आप लोकेशन देते हैं, और उसका आप यूज कर पाते हैं एज इट इज। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग के संदर्भ में ये होता है, और वो MP4 के रूप में आप कहीं पर अपलोड कर सकते हैं या कहीं पर आप यूज उसका कर सकते हैं, ये होता है। तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो है ये एक महत्वपूर्ण है। इसमें इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग में एक चीज और है, जो कि अगर आप डायरेक्ट नहीं अपने वॉइस नहीं रखना चाहते हैं, कुछ केवल बैकग्राउंड म्यूजिक रखना चाहते हैं, तो एक सिंगल फाइल जो है वो आप फर्स्ट में दे देते हैं, और उसको आप प्रत्येक स्लाइड के लिए सेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चलता रहता है। तो दो तरह से आपको वीडियो बनाने के क्रम में आपको इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आगे चर्चा कर रहे थे, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो
स्पष्ट है, हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि मध्य मध्य में आप लोगों से भी तो संवाद करना जरूरी है। अगर ऑडियो ऑन कर सकते हैं वहां से तो बताएंगे हमें। नहीं, अगर वहां से कर सकते हैं तो ठीक है, इतना दूर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप, ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, इसके बाद हम आते हैं पीडीएफ की बात हम कर रहे थे। तो पीडीएफ में क्या है कि आप किस तरह का परचेज किए हैं। एक तो फ्री एडोब का आप रखे होते हैं, तो आपको रीड के लिए जरूरत केवल आवश्यक होता है। अन्यथा आप अलग अलग पीडीएफ के वर्जन अवेलेबल हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आप उसको स्प्लिट करना, कन्वर्ट करना, साइज रिड्यूस करना, साइज को बढ़ाना, या फिर इसके साथ साथ जो इसको सीक्वेंस चेंज करना, ये सभी आप उसमें कर, या एडिट करना पीडीएफ में, ये सभी कर पाएंगे। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण वो हो जाता है। मेंडले की बात आगे हम कर रहे हैं, अभी मेंडले को यहाँ पर थोड़ा रोकते हैं। जो हाँ म्यूट कर लेंगे उसके बाद। अब कुछ और भी जो हमारे टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, उनको हम थोड़ा देखने के प्रयास करेंगे। अब ये जो एक हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ये हाँ म्यूट कर देंगे, आवाज मेरी ही इको होने लगती है। ये एक्सरसाइज आपको बार बार करना पड़ता है। ये माइक को म्यूट कर देंगे, माइक को म्यूट कर देंगे। हाँ माइक को म्यूट कर देंगे, मेरी ही आवाज मुझे इको होने लगती है। चलिए, दूर में रहने से थोड़ा ये नुकसान तो झेलना पड़ेगा ही दोनों को। अब ये जैसे एक ये सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं, ये सामान्य रूप से उस तरह के रेफरेंस के लिए प्रयोग किया जाता है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको साक्षात यूआरएल लिया जाता है आपसे, और उस यूआरएल के आधार पर डायरेक्ट वहां से रिकनेक्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स में। और जब भी फिर वो हाइपरलिंक्ड होता है, जो ही आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच सकते हैं जो संदर्भ आप दे रहे हैं। लेकिन ये संस्कृत के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि संस्कृत के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल ऑनलाइन उपलब्ध हों तभी जाकर के पूरा इफेक्टिवली काम करेगा। सामान्य रूप से वो जो बुक हो या आर्टिकल हो या पीडीएफ हो, ये जब ऑनलाइन उपलब्ध जो है, जैसे मान लीजिए कोई सीएसयू के वेबसाइट पर कुछ उपलब्ध है, तो यूआरएल आपने दिया, डायरेक्ट वहां तक वो अगर एक्सेस कर पाता है तभी जाकर के होगा। अगर कोई ऑफलाइन उपलब्ध है फिजिकल मोड में, तो वो इसके लिए उपादेय नहीं हो पाएगा। लेकिन साइंस फील्ड में ये बहुत ही प्रचलित है और एक प्रामाणिक ये टूल के रूप में है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, अलग अलग फील्ड को लेकर चल रहे हैं, जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर फिजिक्स को लेकर के, जैसे हमारे ही अंडर में जो पीएचडी कर रहे हैं, वो तरंग का कॉन्सेप्ट जो है आईकेएस में, उसको लेकर कर रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से वो फिजिक्स फील्ड के जो भी स्रोत होंगे उनको लिया जाएगा, तो उनके लिए उपादेय होगा। या आप आयुर्वेद को लेकर काम कर रहे हैं, या उसी को जब वर्तमान जो मेडिकल साइंस है उसका कोई रेफरेंस लेना चाहेंगे, तो इस तरह के रेफरेंस आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। इसका यही सोच करके मैंने ये इसको यहाँ पर आपके समक्ष रखा, क्योंकि ये आपके लिए उपादेय हो सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर उसका लिंक भी दिया है, वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों तरह से रहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप यूज कर सकते हैं, और ये एमएस प्लगइन के साथ आपके साथ होंगे, वो आपके लिए उपादेय हो सकते हैं। इसी तरह हम कुछ और लिए हैं, हालांकि इस तरह के बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही कहा था आपको, जो कि अनंत हैं, लेकिन जो हमारे लिए बहुत ही उपादेय हैं उन्हीं को हमने लिया है। एक ये जो है मेंडल है, ये आपके लिए बहुत ही उपादेय होगा। और अगर ग्रुप में खास करके, जैसे हम सीएसयू जैसे इंस्टीट्यूशन को देखें, क्योंकि सीएसयू को मैं बार बार इसलिए नाम लेता हूं क्योंकि एक तो उस तरह का लगाव है उस संस्था से, और दूसरा ये है कि कैलिबर जो है और कैपेबिलिटी जो है वो कहीं अधिक है, और उसके साथ साथ जो रिसोर्स है वो कहीं अधिक है अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा। इसलिए मैं बार बार बात करता हूं
और खास करके संस्कृत क्षेत्र की बात अगर हो तो वहां पर हम इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे एक ध्यान में आता है जो कि मैं जब IIT बॉम्बे में था तो वहां पर DC++ अभी भी वहां पर यूज में है, क्योंकि जैसे जितने भी हम लोग हैं हर एक हॉस्टल में वो सभी छात्र के लिए वो दिया गया होता था। एक DC++ आप डाउनलोड करिए और इंटरनेट से कनेक्ट करिए, और उसके बाद 10 GB मिनिमम आपको एक व्यक्ति को शेयर करना होता था, और जितने भी स्टूडेंट हैं 10-10 GB शेयर करेंगे तभी उसका यूज कर पाएंगे, वो इस तरह का होता था। तो आप कल्पना करिए कि मान लीजिए एक जगह पर एक कैंपस में आप लोग 100 लोग हैं और 10-10 GB शेयर करते हैं, आपके पास कोई भी बुक हो, अगर इस तरह का आप शेयर करते हैं तो आपके एक परिसर के लिए कितना महत्वपूर्ण रिसोर्स डेवलप हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास वाक्यपदीयम का अलग अलग वॉल्यूम में है, किसी के पास भर्तृहरि का नीति शतक है, इस तरह का अलग अलग ग्रंथ होगा, वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, आराम से यूज कर सकता है, इतना भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ एक कैंपस की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को भी अगर उपलब्ध करवाया जाता है तो आप समझ सकते हैं जो कि जितने PC होंगे उतने में उसका उपयोग हो सकता है। ये तो DC++ की बात थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेंडले की। मेंडले क्या है कि एल्सेवियर का एक इस तरह का ये टूल डेवलप हुआ है, आप लोग शायद इससे परिचित होंगे भी। अगर नहीं परिचित हैं तो मैं तो जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनिवार्य रूप से वो इसका उपयोग करें। क्योंकि इसमें क्या है कि आप 1 मिनट में इसके वेबसाइट पर आकर के दिखाता हूं तो आपके लिए थोड़ा अधिक उपादेय रहेगा। ये मैं शेयर करता हूं ताकि आप इसको देख सकें। एंटायर स्क्रीन कर दे रहा हूं ताकि ये देखिए, ये हमने मेंडले पर मेंडले के वेबसाइट पर हम गए। अब यहाँ पर गेट मेंडले फ्री, ये आप करेंगे, आप साइन इन करेंगे पहले। इस तरह का जैसे फेसबुक पर आप यूज करते हैं, आपने साइन अप किया, मान लीजिए आप साइन इन करेंगे आप, तो आपको उसे यूजर नाम पासवर्ड मांगेगा वो। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे हमारा पहले से है यहाँ पर दिया हुआ, आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। ठीक, और अगर आपने नहीं ये किया है तो इंस्टीट्यूशनल आईडी के माध्यम
वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो इसमें मैं बता रहा था, तो फिर उसको क्या करेंगे आप, जब एक बार साइन इन कर लेते हैं, साइन इन करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास होता है। एक ऑप्शन होता है जो कि आप वहीं पर ऑनलाइन एक्सेस करें उसको, दूसरा होता है जो कि आप ऑफलाइन अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल पर, इनमें आप उसको यूज करें। तो इसमें होता क्या है कि आप अपने सिस्टम में जो आपके पास उपलब्ध है उसमें बुक पीडीएफ के फॉर्म में जो भी उपलब्ध है, या वर्ड फॉर्म में भी एक्सेप्ट करता है, वर्ड फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में जो उपलब्ध है, उसको लेकर के आप उसको वहां पर अपलोड आपने कर दिया, और फिर जब भी आप चाहेंगे तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से इसका ये यूज होता है। और उसके बाद क्या होगा कि उसका फायदा आपको कहाँ होता है? फायदा जो है वो मूल रूप से होता है कहाँ पर, जहां पर हमने कहा था रेफरेंसिंग जो आप देते हैं वहां के लिए हो जाएगा। दूसरा जो इसका लाभ है वो ये है कि जैसे 10 बुक आपने अपलोड किया, आपको कहीं पर मिला, वो दोनों तरह से हो जाएगा। या तो आप पीडीएफ अपलोड करिए उस पर, या फिर लिंक कहीं का है, जैसे मैंने अभी जो टेडो में बताया था, लिंक जो है वो लिंक डाल दीजिए तो उसको एक्सेस कर लेता है। तो आपने 10 बुक दिया और आप लगभग 100 लोग हैं, 100 लोगों का अकाउंट है उस पर, तो आपके पास 1000 बुक हो जाएगा, क्योंकि आपस में आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है ये बहुत ही उपादेय हो जाता है। और मान लीजिए जो कि 10,000 स्टूडेंट आपके परिधि में है, 10,000 स्टूडेंट है, तो आपके पास 1,00,000 बुक वहां पर उपलब्ध रहेगा। उसको जैसे आप फेसबुक में आप फ्रेंड बनाते हैं वैसे आपका फ्रेंड बनेगा, जिसको आप चाहते हैं वो बुक शो करें उसको बुक शो करेंगे, जिसको आप चाहते हैं नहीं उसको हाइड करके रखना है हाइड करके रखेंगे। आप चाहेंगे तो उसमें भी ग्रुप बना लेंगे, जैसे सीएसयू के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो एक ग्रुप में, उनके लिए ये बुक रहेगा, बाहर के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये रहेगा। तो ये कि बहुत ही अच्छा है। और चूंकि एल्जेवियर का है इस कारण से प्रामाणिक है। आप जानते होंगे जो कि ये जो स्कोपस की बात करते हैं वो जैसे प्रामाणिकता की बात करते हैं, वैसे एल्जेवियर को लेकर के आप पूर्ण रूप से बिना किसी संशय के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेंडेले जो है ये आपके लिए विशेष महत्व का रहेगा। और मैंने जैसे बताया था एमएस वर्ड का जब यूज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था जो कि अगर आप मेंडेले का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर रेफरेंस वाले सेक्शन में ये जितना आपको दिख रहा है ये कैप्शन वाला, इसी तरह का वहां पर भी एक एडिशनल बन जाएगा जो मेंडेले के लिए रहेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा मैनेज सोर्स फ्रॉम मेंडेले, और आपको मेंडेले का लोगो बना रहेगा। आपने जितना बुक वहां पर शेयर किया हुआ है या आप के मित्र आपके से शेयर किए हैं वो टोटल यहाँ पर उपलब्ध ऑटोमेटिकली रहेगा। तो ये होगा कि आप कम मेहनत में अधिकतम कार्य कर पाएंगे, ये आपके लिए सहायक ये रहेगा। तो एक ये मेंडेले हो गया। इसी तरह और भी हम कुछ टूल्स जो हैं उनको हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे आज के, और कल फिर मूक्स पर हम लोग आएंगे। कहाँ गया ये? हाँ, तो ये इस तरह का रहेगा जो कि मैंने जिस मेंडेले का बताया, यहाँ पर पीडीएफ है और बगल में आपका उसका साइटेशन पूरा डिटेल जो है ये दिया गया है, और ये इसका प्लगइन एमएस प्लगइन के साथ ऐड करके आप काम कर सकते हैं। इसी तरह मेंडेले के बाद हम देखते हैं जो कि कुछ टेक्स्ट और डाटा को विश्लेषण करने के लिए यह टूल है, जो कि आप जो भी डाटा देंगे उसमें वर्ड क्लाउड के पर ये काम करता है, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही है। कोई वस्तु कोई अक्षर आप सर्च करना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक डाटा दे दिया 10-15 लाइन का कुछ डाटा दे दिया, और इसमें हमने सर्च करने के लिए दिया जो कि मे पद का प्रयोग इसमें कितनी बार हुआ है। तो मे को क्या किया, इसने हाईलाइट कर दिया और ये बता दिया जो यहाँ यहाँ मे पद का प्रयोग किया गया है। अब मान लीजिए आप एक तरह से आप छंद का ये कर रहे हैं और पूरा बुक आपने डाल दिया, शाकुंतलम का पूरा बुक डाल दिया, या किसी शिशुपाल वधम का पूरा आपने डाल दिया, और आपने लिस्टिंग कर दिया बगल में जो कि यहाँ पर ये छंद है, और यहाँ पर एनालाइज करना है जो कि इसमें मंदाक्रांता या कोई छंद मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आप दे रहे हैं जो कि ये छंद कितने बार प्रयोग हुआ है इसमें। तो आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको एनालाइज करके पूरा दे देता है
जो कि इतनी बार प्रयोग हुआ है। ये शोध कार्य के लिए आपका विशेष रूप से उपादेय होगा। जब आप एनालाइज करते हैं, शब्द को लेकर के कुछ काम इस तरह का करते हैं, उसके लिए उपयोग होगा। इसके बाद इस सबसे तो आप परिचित होंगे, जो कि ये जो परप्लेक्सिटी है या फिर नोटबुक एलएम है, जिस पर मैं ज्यादा नहीं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब आप परिचित इस सबसे होंगे। एक जो मुझे और बताना था वो था कि एक्सेल, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको लेकर के भी आप थोड़ा सा अपना कार्य करें, क्योंकि वो आपके लिए अगर डाटाबेस कुछ उससे संदर्भित कुछ कार्य आप करना चाहते हैं तो आपके लिए वो उपादेय अधिक होगा। उसमें भी विशेष रूप से उपादेय होगा। मैडम आपको भेज दिया गया है 13-30 पर के लिए, ठीक है? ठीक 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 है, मैं भिजवा देता हूँ, थोड़ी देर के बाद भिजवा देता हूँ, मैं क्लास निकल करके तुरंत। तो ये जो है, इसमें एक एक्सेल में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्सेल में अगर ये जो डाटा को लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको एनालाइज करना। उसमें दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि उसके जो कोड्स हैं उनको आप जो महत्वपूर्ण है उनको लेकर के आप ध्यान में रखें, और बाकी उस पर जब कभी चर्चा होगी तो मैं चर्चा करूंगा। कुछ जो बच जाएंगे टूल्स, उसको हम कल मूक्स का प्रारंभ करने से पहले मैं चर्चा कर लूंगा, क्योंकि आज का समय सीमा जो है वो है समाप्त होने को है। इसीलिए मैं इसको आज यहीं पर समाप्त करता हूं। कल हम लोग मूक्स को लेकर के कल बात करेंगे। तो और कुछ प्रश्न आप लोगों का है, कुछ जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। धन्यवाद। अनम्यूट कर लेना है। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आज हमारी कार्यशाला के पंचम दिवस डॉक्टर विपिन कुमार झा जी हमारे साथ संसाधक के रूप में जुड़े, और आपने हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीपीटी इत्यादि में किस प्रकार चीजों को रिकॉर्ड करना, किस तरह से उसमें एनिमेशन और बहुत सारी चीजें, जितने फीचर्स हम कर सकते हैं इस्तेमाल, उनका सर्वाधिक प्रयोग करने के विषय में हमको उद्बोधन दिया। और इस कार्यशाला में आपने कुछ हमको नोटबुक एलएम इत्यादि जो एआई टूल्स वगैरह है उनके बारे में भी आपने हमको कुछ सामान्य परिचय दिया, और अग्रिम सत्र में भी अवश्य ही हम आपका नाम लेंगे। आज के सत्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अगला सत्र हमारा डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी सर का है, तो सभी ध्यान से इस सत्र का भी लाभ लेंगे। यह कक्षा प्रायोगिक रहेगी, अतः हम 8 नंबर कक्ष जो कंप्यूटर लैब है वहां पर एकत्रित होंगे। चले